तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तुर्की और बाकी यूरोपियन के दरमियान होने वाला एक ऐसा मुआहिदा जिसे पहली आलमी जंग के बाद आप ये कह सकते हैं कि तुर्की की खिलाफत का भी खात्मा कर दिया गया और तुर्की के हाथ आज तक बंधे हुए हैं इसी मुआहिदे की वजह से। तो दोस्तों इसे तारीख में मुआहिदा लुज़ान कहा जाता है और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा भी इसी मुआहिदे की एक शिक थी और कुछ शिक ऐसी भी मौजूद है मुआहिदे के अंदर जिसकी वजह से तुर्की आज भी आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी कमज़ोर मुल्क बन जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में। हालांकि तुर्की बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन कुछ इस मुआहिदे की शिक्कों की वजह से तुर्की को आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों वो शिक्के क्या है और तुर्की को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, आज इसी पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की जब 2023 में ये मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है उसके बाद तुर्की कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। दोस्तों 1923 से लेकर 2023 तक यानी पूरे 100 साल का ये मुआहिदा था और 100 साल के लिए आप ये कह सकते हैं कि तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे। दोस्तों खिलाफत उस्मानिया जो कि 3 बड़े आज़मों के ऊपर फैली हुई थी और आज हमें जितने भी ज़्यादातर ममालिक नज़र आते हैं जो कि मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं वो तमाम के तमाम खिलाफत उस्मानिया से ही निकले हैं। तो जब तुर्की को पहली जंग अजीम में शिकस्त हो चुकी थी तो इसके बाद ये मुआहिदा अमल में लाया गया जिसके मुताबिक तुर्की की खिलाफत का खात्मा कर दिया गया, इस्लाम पर कदगन लगा दी गई तुर्की में। और कुछ शिक्के ऐसी भी हैं जो कि आज भी तुर्की को परेशान किए हुए हैं। इनमें से एक शिक ये थी कि तुर्की कभी भी अपने मुल्क के अंदर ड्रिलिंग करके पेट्रोल नहीं निकाल सकता और उसे जितनी भी पेट्रोल की ज़रूरत होगी वो बाकी कंट्री से बाय करेगा। तो दोस्तों तुर्की आज तक आप ये कह सकते हैं कि अपने मुल्क का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकता सिर्फ इस मुआहिदे की वजह से जो 2023 में ख़त्म होने जा रहा है। और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कई बार 2023 का जिक्र करते हुए ये कहा है कि तुर्की 2023 के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में तुर्की के हाथ पांव इस मुआहिदे से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुआहिदा था जिस पर अमल करना तुर्की के ऊपर पाबंद करार दिया गया था, एक आलमी मुआहिदा था। तो आज तक तुर्की इसका पाबंद था, लेकिन 2023 एक ऐसा मौका होगा जब तुर्की इस मुआहिदे से आज़ाद हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट और नज़र आ रहा है वो ये है कि तुर्की बॉस्फोरस पट्टी से कभी कोई टैक्स नहीं था ले सकता इस मुआहिदे के तहत। बॉस्फोरस पट्टी दोस्तों ब्लैक सी और बहीरा मरमरा और उसके बाद बहीरा रूम को आपस में कनेक्ट करती है और इससे बहुत ही बड़ी तजारत होती है। नहर सुइज जो कि मिस्र में वाक़ है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस भी उससे कम नहीं है और इसे एक आलमी समुंदर करार दे दिया गया था, एक आलमी गुजरगाह करार दे दी गई थी, जिसकी वजह से तुर्की कभी भी इसके ऊपर टैक्सेस नहीं था ले सकता। हालांकि अगर तो तुर्की इसके ऊपर टैक्सेस लेता, इसके ऊपर कंट्रोल करता, तो आज तुर्की की पावर पहले से कई गुना ज़्यादा होनी थी। दोस्तों नहर सुइज के बारे में तो आपने सुना होगा, ये दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम तरीन गुजरगाह बन चुकी है। वजह सिर्फ यही है कि पूरा अफ्रीका पार करने की बजाय हमें सीधा सीधा नहर सुइज से गुजरकर बहीरा रूम में दाखिल होने का मौका मिल जाता है और इसके बाद यूरोप तक पहुंचा जा सकता है बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको गूगल मैप ओपन करके ये तमाम चीज़ें दिखाऊंगा, आपने देखनी है। बॉस्फोरस पट्टी का पहले मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैप आपके सामने आ चुका होगा, तो मैं पहले आपको तुर्की की तरफ ले चलता हूँ। तो ये देखें आप तुर्की को, दोस्तों ये मैंने तुर्की को करीब कर दिया। दोस्तों इस्तांबुल जहाँ बॉस्फोरस पट्टी वाक़या है, ये एक ऐसा शहर कहा जाता है कि अगर तो पूरी दुनिया एक मुल्क है तो उसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल से ज़्यादा बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। वजह सिर्फ ये है, ये 2 बड़े आज़मों के संग पर वाक़या है, यानी 2 बड़े आज़मों को ये कनेक्ट करता है। इसका आधा शहर आप ये कह सकते हैं यूरोप में और कुछ शहर इसका एशिया में तस्लीम किया जाता है। तो ये देखिए इस्तांबुल आ चुका है, मैं आपको और करीब करके दिखाऊंगा आज, तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है और आज मैं आपको बॉस्फोरस पट्टी भी दिखाऊंगा। तो ये अभी नेट थोड़ा स्लो है तो अभी ये क्लियर होते जा रहा है। तो ये देखें दोस्तों आपको एक समुंदर की पट्टी नज़र आ रही है जो कि 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है इस्तांबुल को। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली आप ये कह सकते हैं साइड है, ये यूरोप की तरफ तस्लीम की जाती है ये वाला शहर। इसके अलावा जो ये वाला शहर है ये एशिया में तस्लीम किया जाता है। तो ये देखिए मैं और करीब कर देता हूँ आपको। तो ये देखें ये है वो बॉस्फोरस पट्टी जो कि 2 समुद्रों को आपस में कनेक्ट कर रही है। ये देखें ये है तुर्की और इस्तांबुल शहर, ये एक ऐसा शहर है जो कि खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा और बहीरा रूम को ये कनेक्ट करता है बाकी ब्लैक सी के साथ। ये ब्लैक सी है और जो आपने सुना होगा एक बहीरा मरमर या बहीरा मरमरा, के बारे में यकीनन आपने सुन रखा होगा। तो ये जिधर मैं तीर का निशान
घुमा रहा हूँ ये बिल्कुल वही है, बहीरा मरमरा या बहीरा मरमर इसे कहा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं ये एक आलमी समुंदर करार दे दिया गया था। अब तुर्की क्या करेगा, 2023 में इधर से एक नहर निकालेगा और फिर उधर से जो भी आप ये कह सकते हैं गुजरा करेंगे, जितने भी जहाज उनसे टैक्स लिया करेगा, और ये गुजरना भी पड़ेगा क्योंकि ये भी एक अहम तरीन रास्ता है काफ़ी ममालिक के लिए, और यहाँ से भी एक बहुत बड़ी तजारत होती है और रशिया तक पहुँचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखें मैंने फिर इसे जूम आउट किया, ये आपके सामने दोबारा ये तुर्की है, ये इस्तांबुल इधर, और ये देखें ब्लैक सी और ये मेडिटेरेनियन सी, यानी ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद पूरा अफ्रीका आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी, ये बहीरा रूम कहा जाता है इसे। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, इस्तांबुल जो था ये एक बहुत ही बड़ी ईसाई कुव्वत जो कि अपने ज़माने की सबसे ताकतवर तरीन सल्तनत तस्लीम की जाती थी। मुसलमानों के दौर से पहले ये उसका दारुल हुकूमत था, और आप ये कह सकते हैं कि एक विटिकुन सिटी जो कि आज भी ईसाइयों का मरकज़ बना हुआ है, और एक ये शहर, इस शहर की कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि ईसाइयों के लिए अहमियत थी इस्तांबुल की, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शहर है और पूरी दुनिया इसकी अहमियत को तस्लीम करती है। तो ये शहर मुसलमानों ने छीना ईसाइयों से, और इसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कर दी थी कि इसे फतह किया जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे आप ये कह सकते हैं ज़मानों में बहुत सारे बादशाह और बहुत सारे खलीफा इस पर हमला करते रहे कि किसी तरह ये जो बशारत है, ये जो पेशन गोई है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए हैं, ये हम पर पूरी उतरे, यानी हम इसे फतह कर लें। लेकिन ये सुल्तान मोहम्मद फातेह के हिस्से में आई, और पीछे मैंने आपको एक दिन बताया था तिमूरलिंग और एक खिलाफत उस्मानिया के बादशाह के दरमियान जंग हुई थी, जिसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया का जो बादशाह था वो यूरोप फतह ना कर सका, और जो आप ये कह सकते हैं कि जो तिमूरलिंग था वो चाइना फतह ना कर सकता। तो इधर मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं था बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह का या तो दादा था या परदादा था, और उसके कुछ ही टाइम बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल को फतह कर दिया। दोस्तों इसकी फतह भी अपने अंदर एक जाज़बियत रखती है, बहुत ही हैरत अंगेज फतह की गई थी इस्तांबुल की, और पूरी दुनिया में इसको एक अहम मकाम हासिल है। और ये तस्लीम किया जाता है अगर तो कोई मुल्क है दुनिया में सबसे बेहतरीन लोकेशन पर तो वो यही है। तो दोस्तों ओवरऑल आपने ये देखा कि तुर्की 2023 के बाद उसके और हाथ पांव खुल जाएंगे और बहुत ही ताकतवर तरीन ये कंट्री बनकर उभरेगा, और इससे बहुत सारी आप ये कह सकते हैं और इनकम भी जनरेट होगी। इसके अलावा ये जो आलमी समुद्र करार दिया गया है ये भी कंट्रोल करेगा तुर्की, और तुर्की की पोजीशन आप देखें, यूरोप तमाम को जो बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट होना पड़ता है ये तुर्की ही ये संभाल सकता है इलाका, क्योंकि तुर्की की सरहदें इस समुद्र के साथ लगती हैं, ये आपने देख लिया। इसके अलावा अब मैं आपको नहर सुइज भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये तो बासफोरस आपने देख लिया तुर्की के अंदर। अब मैं नहर सुइज आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से इजिप्ट आ चुका है। ये देखें करीब करीब है दोनों, दरमियान में ये बहीरा रूम है, ये मेडिटेरेनियन सी से कहा जाता है बहीरा रूम, और ये तमाम का तमाम इलाका आगे छोटे छोटे समुद्रों में तकसीम है। इनके नाम रखे गए हैं छोटे छोटे, लेकिन ओवरऑल इनमें जो बड़ा है इसे बहीरा रूम ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये तुर्की को मैं जूम आउट करता हूँ आपके सामने। तो ये देखते हैं हम कि कौन सी वो पट्टी है जिसे तुर्की की इतनी ज़्यादा नहर सुइज की इतनी ज़्यादा अहमियत बन चुकी है। दोस्तों ये है मेरे ख्याल से वो पट्टी हमें नज़र आनी शुरू हो चुकी है, पोर्ट सईद। तो ये देखें पोर्ट सईद, नहर सुइज, ये देखें ये है वो पट्टी जहाँ से दुनिया की एक बहुत बड़ी तजारत होती है। इधर से ही यूरोप के साथ अब तक जो रास्ता है दुनिया का अबोर से पहले तक, यानी अबोर जब बन जाएगा तो पूरी दुनिया तो एक दूसरे के जरिए कनेक्ट इस तरह हो जाएगी कि ज़मीनी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी जो समुद्री रास्ता लगता है ये गल्फ ऑफ सुवीज ये है। ये देखिए मैं आपको पीछे उड़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये सऊदी अरब है दूसरी साइड की तरफ। तो ये दरमियान से एक पट्टी समुद्र की गुजरी है, ये देखें किस तरह अंदर जाएगी। ये देखें ये है वो पट्टी, और ये आगे नहर सुवीज है। ये देखें ये है वो समुद्र, ये नहर निकाली गई है। ये जिधर मैं आपके सामने तीर को घुमा रहा हूँ ये है वो नहर जहाँ से फिर बहीरा रूम में दाखिल हुआ जाता है। ये मैं और करीब आपके लिए कर देता हूँ तो आपने देखना है। तो ये देखें पोर्ट सईद, तो इधर से फिर हम बहीरा रूम की तरफ दाखिल हो जाते हैं। वरना हमें क्या करना पड़ना था अगर ये ना बनी होती। तो मैं आपको इसे जूम आउट करके दोबारा दिखाता हूँ कि हमें कितना फासला तय करना पड़ना था।
दोस्तों ये आपके सामने पूरी दुनिया आ चुकी है। मैं थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। अगर तो ये देखें, ये आपके सामने आ चुकी है पूरी दुनिया। ये देखें, ये है वो पट्टी जहाँ से गुजरकर हम यूरोप में ये सीधा एंटर हो जाती है। ये जिधर मैं आपके सामने तीर को घुमा रहा हूँ, आपने वो देखना है। लेकिन अगर तो ये ना होती, ये नहर स्वीज ना निकाली होती, तो जितना भी चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तजारत करता है या इम्पोर्ट करता है, वो सारा यूरोप से इधर ये देखें, अफ्रीका से भी हमें घूम कर आना था। ये देखें, पूरा अफ्रीका हमने घूमना था इस तरह। ये देखें, इस तरह हमने घूमना था पूरा अफ्रीका और फिर हमने जाना था यूरोप तक इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अब जाते हैं इस पट्टी के ज़रिए, इस पट्टी के ज़रिए जाते हैं और सीधा यूरोप तक पहुंच जाते हैं। तो ये थी इसकी हकीकत। तो दोस्तों अब तक इतना ही। अगर आपको क्या वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफ़िज़।